हेलो मेरे एमपी बोर्ड के धुरंधरों, कैसे हो प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पढ़ाई शुरू कर दी है कक्षा 12वीं की। लेकिन सर कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है कि पढ़ना शुरू कहां से करें, कौन सी बुक से पढ़े और सिलेबस क्या क्या। सर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, और सर आप तो ये बता दो 95 प्लस कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के सवाल मन में चल रहे होंगे, समझ नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, ये सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा, ये बुक बेस्ड रहेगी, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने रहेंगे। प्यारे बच्चों टेंशन ना लीजिए, आज की ये क्लास आप लोगों के लिए है जो कि बेस्ट रणनीति के साथ है कि हम शुरू कर रहे हैं तो कैसे शुरू करना है, क्या पढ़ना है, किन चीजों का ध्यान देना है और क्या गलती आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड की मांग क्या है और आप किस अंदाज में पढ़ रहे हो। जो बोर्ड चाहता है हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है और उसी के अकॉर्डिंग रणनीति है कि आखिरकार किस बुक से पढ़ना अच्छा रहेगा, आखिरकार क्या सिलेबस है वो ही पढ़ना हमें, और क्या स्ट्रेटजी हमारी होने वाली, इसी के जानने के लिए आए हो ना। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। तो प्यारे बच्चों आज की हमारी जो क्लास है वो है कि क्लास 12वीं शुरू कर रहे हो, आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या है न्यू सिलेबस, कैसे 95 प्लस मार्क्स स्कोर करे, कौन सी बुक्स बेस्ट होगी, या बात करें एग्जाम पैटर्न क्या है। इन सब चीजों पे हम क्या करने वाले हैं आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले। क्या तैयार हो तुम लोग? तो आ जाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। सर इतने सारे सब्जेक्ट आपने दे दिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों ये जो सब्जेक्ट आपके दिख रहे हैं ना, यहां पर जो सब्जेक्ट आप लोगों को दिख रहे हैं, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उर्दू भी तो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश तो रहेगा। इसमें से अगर कोई विद्यार्थी भूगोल लेता है या इतिहास लेता है तो राजनीति शास्त्र भी ले सकता है। और अगर लगता है कि बच्चा इनमें से कोई सब्जेक्ट किसी स्कूल में ऐसा है कि वहां पर भूगोल नहीं है, तो उनके पास अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र एक ऑप्शन में रहता है। बहुत सारी जगह पर इतिहास अगर नहीं है तो उनके पास भी अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का हमारा ऑप्शन रहता है। समझे बात को? तो ये हमने बोला कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। में 3 सब्जेक्ट, या तो आपके 3 सब्जेक्ट में हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, या हम बात करें हमारा भूगोल हो जाए, या राजनीति शास्त्र इतिहास और अर्थशास्त्र हो जाए, या राजनीति शास्त्र इतिहास और समाज शास्त्र हो जाए। ये पूरे के पूरे नहीं रहेंगे, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट रहते हैं। ज्यादातर अगर आप चुनना चाहो तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा, आपको जो पढ़ना अच्छा लगता। भूगोल की बात करें, नदियां, पर्वत, पहाड़, सब कुछ इसके अंतर्गत। इतिहास में हम बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, और उसके साथ साथ राजनीतिक विज्ञान में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी राजनीतिक बातें करते हैं, चाहे विश्व के संदर्भ में हो चाहे भारत के संदर्भ में हो। बात समझे? समाज शास्त्र में समाज से संबंधित बातें, और अर्थशास्त्र में पैसे कहां से कमाना है, ये सब डिस्कशन हमारा यहां पर अर्थशास्त्र में होगा। इसी को लेकर सर ये चीज तो बता दिया आपने, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, लेकिन सर सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस होगा? तो प्यारे बच्चों एक एक करके आपको मैं सिलेबस बताने वाला हूं, एक एक करके बेहतरीन। ठीक है, समझे आप? चलो भाई आ जाओ यहां से। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं भूगोल सब्जेक्ट का सिलेबस। भूगोल की 2 बुक करते हैं, और पहली बुक हम बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो मानव भूगोल। मानव भूगोल की बात करें तो सबसे पहले कि क्या क्या आता है इसमें, तो हम बात करेंगे मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र, जिसमें दूसरा चैप्टर विश्व की जनसंख्या, मानव का विकास कैसे हुआ, तीसरा प्राथमिक क्रिया जो हम कृषि उत्पादन करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, चौथा हमारा जो उद्योग धंधे हम करते हैं उसका, पांचवा हमारा मतलब चौथा चैप्टर प्राथमिक क्रिया, पांचवा हमारा कौन सा, जिसमें हम उद्योग धंधे करते हैं, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया कौन सा, सर्विस सेक्टर, जैसे मैं सेवा दे रहा हूं, ऐसे करके हम तृतीय और चतुर्थ क्रिया, परिवहन, संचार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये 8 इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर बात करें दूसरी बुक में जो कि हम भारत के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं, वो भारत के संदर्भ में क्या कि भारत की जनसंख्या, मानव बस्तियां, भू संसाधन हम पढ़ेंगे, कृषि, जल संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, है ना। ये सारे के सारे चैप्टर हमारे भूगोल के हैं, जो कि आपको एक बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ने रहेंगे, और बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, चलो भाई आगे आओ। इतिहास सिलेबस की बात करें, बुक पहली, बुक दूसरी और बुक तीसरी, तीनों का सिलेबस मैंने रख दिया। 12 चैप्टर लगभग आपके किसके होंगे, इतिहास के।
किसके होंगे? इतिहास के होने वाले हैं। जैसे कि बात करें भारतीय इतिहास के कुछ विषय, पहला जिसमें ईंट, मनके और अस्तिया, दूसरा राजा, किसान और नगर। ये प्राचीन इतिहास की बात करेंगे जब सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी। और यहां पर बात करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यात्रियों के नजरिए के, जो यात्री हमारे आए थे उसके बारे में, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखना है, हम्पी वगैरह। और तीसरे इसकी बात करें कि आप उपनिवेशवाद और देहात, जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, उसकी बात करेंगे, विद्रोही और राज्य, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और संविधान का निर्माण। ये 12 चैप्टर इतिहास के हैं, जो कि तीन बुक है, एक बुक में 3-4, एक बुक में 4, एक बुक में 4। तीनों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे भाई। राजनीति विज्ञान सिलेबस, क्या सिलेबस होगा हमारा राजनीति विज्ञान का? तो राजनीति विज्ञान में हम बात करें कि पहली बुक में 7 और दूसरी बुक में 8, अर्थात 15 चैप्टर, जिसमें बात करें समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसमें कौन सा कि 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया, सत्ता समकालीन केंद्र हमारा हो गया। यहां पर बात करें कि राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती, एक दल के प्रभुत्व का दौर, ऐसे करके बहुत सारे 15 चैप्टर जो कि आपको दिख रहे होंगे सारे। इन चैप्टरों को हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना। और बात करें सर और किसके बारे में, तो यहां पर अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की 2 बुक, मतलब भूगोल की 2 बुक, इतिहास की 3 बुक, राजनीति विज्ञान की 2 बुक, और ऐसे कैसे अर्थशास्त्र की भी कितनी 2 बुक। दोनों को मिलाकर हमारे कितने चैप्टर बताएंगे? 11। पहली बुक में 5 और दूसरी बुक में 6 चैप्टर, जिसमें से परिचय देखना रहेगा हमारा किसका? वृष्टि अर्थशास्त्र की, और समष्टि अर्थशास्त्र का भी परिचय। फिर ऐसे करके इसमें राष्ट्रीय आय का लेखांकन क्या होता है, मुद्रा बैंकिंग क्या होता है, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत क्या है, उत्पादन एवं लागत क्या होती है, यही पैसा कहां से कमाएंगे, कहां खर्चा होगा, सब कुछ इसके अंतर्गत देखने वाले। और अगर बात करूं आगे में आप लोगों को, तो बेस्ट बुक क्या होगी सर? बेस्ट बुक्स, तो सबसे पहले अगर मैं रणनीति भी यहीं से स्टार्ट कर देता हूं आपकी, तो रणनीति में सबसे पहले हमारा जो बेस होगा ना प्यारे बच्चों, जो बेस होगा ना, वो बेस किसको लेकर चलेंगे? हम लेके चलेंगे गुरुदेव एनसीईआरटी को। किसको? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, और फोकस एनसीईआरटी को इसलिए करना है क्योंकि यहां से बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। तो एनसीईआरटी आपको फॉलो करना ही करना है, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र आपका हो, ये बुकें आपकी बेस्ट होगी। सबसे प्राथमिकता मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और उसके बाद अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा शिवलाल की। और शिवलाल की अगर बात करें तो शिवलाल की दिग्दर्शिका प्यारे बच्चों, जो कि सबकी प्रिय है, सबकी प्रिय हमारी दिग्दर्शिका। अधिकतर अगर बात करूं कि एमपी बोर्ड में अधिकतर टीचरों की बात करते हैं, जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी शिवलाल को ही रेफरेंस मान के पढ़ाते हैं, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने बोला कि एनसीईआरटी हमारी है जो कि बुक आपको लेना ही लेना है। और उसके बाद यहां भी देखो कि ये भी शिवलाल भी है, वो भी किस पर आधारित है? एनसीईआरटी आधारित है। बस हल्का फुल्का लैंग्वेज थोड़ी सी सिंपल हो जाती है एनसीईआरटी से। और इसके बाद और कौन कौन सी बुक हम कर सकते हैं, देख सकते हैं सर, तो आपको पता है कि यहां पर एक अंतिम समय में जो ध्यान आता है परीक्षा अध्ययन। परीक्षा अध्ययन हमारी बात करें, और एक हमारा आ जाता है परीक्षा बोध। कौन सा बोल देंगे? परीक्षा बोध। ये आपका आ जाता है ना। तो ये अंतिम समय में काम आने वाली है कि परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन भी हम एमपी बोर्ड के लिए क्या कर सकते हैं कि ये बेस्ट भी बुक है। तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ शिवलाल की दिग्दर्शिका, और बात करें परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, ये अंतिम समय में रिवीजन के लिए। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं तो बेस्ट ऑप्शन वो भी हो सकता है, बेस्ट ऑप्शन अंतिम समय में अगर होगा तो वो भी हो सकता है अरिविहान के महारिविजन नोट्स। अरिविहान के महारिविजन नोट भी इन सबका तोड़ है कि अंतिम समय में वो रामबाण साबित हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों के लिए बताया कि एनसीईआरटी हमारा हो गया, दिग्दर्शिका हो गई, और उसके बाद परीक्षा बोध और परीक्षा अध्ययन की बुक हो गई, और एक और बता दिया मैंने अरिविहान के महारिविजन नोट्स, जो कि अंतिम समय में आपको रामबाण की तरह साबित होंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, सब्जेक्ट कौन से होंगे, सिलेबस क्या क्या है, और उसके साथ साथ बेस्ट बुक क्या है। अब रणनीति बता दो ना गुरुजी, गुरुजी रणनीति बता दो। मैं रणनीति आप लोगों से बता देता हूं कि 90% मार्क्स रणनीति क्या होगी। तो यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं
सबसे पहले अगर बात करूं तो आपको हमारा क्या करना पड़ेगा, आपका बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। बेसिक कहां से कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से क्यों, क्योंकि अभी आपने शुरू ही किया है, अभी आपने शुरू ही किया है। तो आप ये मत सोचो कि थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, ये मत सोचो कि थोड़ा पढ़ ले, अभी नहीं पढ़े यार, बाद में पढ़ लेंगे यार, अक्टूबर के समय क्या होगा, क्या होने जाना है बेटा। जब तक बच्चा जो टॉपर है ना, जो टॉप करने वाला है, वो सिलेबस खत्म कर चुका होगा बहुत डीप में, छोड़ना कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि हम शुरू कर चुके हैं और हमारे पास टाइम है ना, टाइम बहुत है। अभी हमारे पास टाइम बहुत है बेटा, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। और हमें एक बार पढ़ के नहीं, एक बार पढ़ के नहीं, हमें 3 से 4 बार रिवीजन करना है। तो इससे अच्छा सबसे पहले जब शुरू करते हैं तो बेसिक से पढ़े, बेसिक में एनसीईआरटी से शुरू करें, और एनसीईआरटी से धीरे 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 करके जब पूरी थ्योरी अपन बना लेंगे, थ्योरी पढ़ लेंगे। और पढ़ते टाइम आप एक चीज का ध्यान रखना, नोट्स जरूर बनाना, नोट्स जरूर बनाना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपके नोट्स कैसे रहेंगे, डिटेल में रहेंगे। और डिटेल के बाद इन्हीं नोट्स से धीरे 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 हम शॉर्ट्स नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अंतिम समय में वो भी रामबाण की तरह याद है। लेकिन अगर ये नोट्स बना लिए ना तुमने, मौखिक याद रहेगा, मौखिक। क्यों, क्योंकि आपने बनाया, आपने हाथ से लिखा, आपको पता है किस पेज पर कौन सी चीज लिखी होगी। तो सबसे पहले अगर शुरू करते हैं तो हम बेसिक से शुरू करते हैं और एनसीईआरटी को बेस मान के पढ़ते हैं। और टाइम बहुत है, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, याद रखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में कुछ भी पढ़ने वाले नहीं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, एक चीज हमारी सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को आती है, टाइम। टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज करना पढ़ना पड़ेगा बेटा, यहां पर याद रखना, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि हम एक सब्जेक्ट को सब कुछ मान के नहीं पढ़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट को सब कुछ मानने के नहीं। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि जब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो स्कूल का टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। स्कूल के टाइम के साथ आपको अलग अलग, मान लो कोई कोचिंग से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, कहीं भी पढ़ रहा है, उस टाइम को मैनेज करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जियोग्राफी हो गई, जैसे कि हिस्ट्री हो गई, या हम बात करें कि पीसीएस मतलब पॉलिटिकल साइंस हो गया, या किसी का हो सकता है इकोनॉमिक्स हो, या किसी को सोशियोलॉजी हो। तो प्यारे बच्चों, एक सब्जेक्ट मतलब जो भी 3-3 सब्जेक्ट आपके पास है, और साथ में अगर बात करूं हिंदी प्लस इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि एक भी सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर रहा तो दिक्कत किसको होगी, आपको दिक्कत होगी। तो सबको थोड़े थोड़े टाइम के लिए फिक्स कर ले, इनके लिए टाइम, इसके लिए टाइम, इसके लिए टाइम, कि हमें रिवाइज करना है, हमें स्कूल पढ़ना है, स्कूल के टाइम को छोड़कर हमें कोचिंग का समय भी देना है, कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें टाइम देना है। तो इन सब्जेक्ट को एक टाइम मैनेज करो और टाइम के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो, जो कि एक बहुत बढ़िया रणनीति आपकी होगी। बात समझ में आई। और देखो, एक और चीज मैं आप लोगों से बता देता हूं, बच्चे क्या करता है यार, एक काम करते हैं यार, दोस्त चले घूमने चलते हैं यार, मामा क्या चले जाए, शादी ब्याह कर ले यार, रक्षाबंधन आ गई है। मैं बोलूंगा डेली पढ़ो, मैं बोलूंगा डेली का डेली, डेली का एक टारगेट होना चाहिए हमारे पास कि ये चीज आज के समय में हमारा होना, मतलब होना ही है। डेली का टारगेट फिक्स करो कि इतना तो पढ़ना ही। जीवन में क्या रखा प्यारे बच्चों, 11 क्लास पढ़ ली हमने, और 11 कक्षा का सार आपका 12वीं कक्षा। मैं बोलूंगा कि आपने भैया एक मुकाम से निकल लिए और आप भैया एक जगह तक जा रहे, आपको फल मिलना ही वाला है। 11 कदम आपने बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाए और 12वें कदम पर आप डगमगा गए। वो 12वां कदम ही महत्वपूर्ण था, वही था एक लक्ष्य। कहीं भी जाएंगे तो आपकी 12वीं की मार्कशीट, कितना नंबर आए, कॉलेज और समाज, पड़ोसी, सबके मुंह पे ताले डाल सकते हैं हम एक रिजल्ट से। जो बोलते हैं आपका बच्चा तो कुछ नहीं करता है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ता है, सबकी बोलती बंद, और सब आपका उदाहरण देंगे कि देखो भाई उनका बच्चा कितना अच्छा परसेंट बना के लाया। आज अखबार में, पेपर में छपा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उनकी इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बेटा इंटरव्यू ऐसा ही नहीं हो जाता, उस बच्चे ने मेहनत की, साल भर से मेहनत की। अब तय आपको करना है कब से शुरू करना है और किस रणनीति से शुरू करना है। ये रणनीति बेस्ड होगी और डेली कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आई।
बात समझ में आई या नहीं आई? तो प्यारे बच्चों, ये रणनीति हमारी होगी कि डेली टारगेट करो, डेली टारगेट सेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं पेटर, कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें कि रणनीति हमने बता दी, यहां से अगर बात करें त्रैमासिक, त्रैमासिक है ना, और त्रैमासिक के बाद अगर बात करें अर्धवार्षिक, और उसके पहले हमारी एक आ जाती है प्री बोर्ड, भी अब आपने सुना होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम आ जाती है, प्री बोर्ड। और फिर उसके बाद हमारा आती है कौन सी एग्जाम, जिसको बोलते हैं आप वार्षिक एग्जाम। अब ये पैटर्न आप लोगों को पता होगा कि त्रैमासिक आ गई, फिर अर्धवार्षिक आ गई, प्री बोर्ड आ गई और वार्षिक। आप हर एग्जाम को सोच के जाओ कि यही हमारी फाइनल एग्जाम, यही फाइनल एग्जाम है। ये सोच के आप पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब, जब मेरा यहां पर 30 से 40% सिलेबस मैंने पढ़ा है, तो मेरा परसेंट अगर कम जा रहा है तो फिर मेरे को मेहनत की जरूरत है। अगर 30 से 40% बनाने के बाद, पढ़ने के बाद मेरा अगर 90% से प्लस जा रहा है परसेंटेज, तो मैं अच्छे मुकाम पे हूं। फिर अगले पे जाओगे अर्धवार्षिक, तो यहां पर अगर बात करूं तो 80 से 90% सिलेबस आपका आता है, और 80 से 90% सिलेबस में आपको टारगेट करना है क्या 90% प्लस गया है या 90% ही हमारा बना है। ये मत सोचना इससे कोई मतलब नहीं यार, हमें तो फाइनल एग्जाम से मतलब है। ये छोटे छोटे टास्क है प्यारे बच्चों, ये इम्तिहान है आपका, क्योंकि यहां से पता चल जाएगा कि आप कितने आगे जाने वाले हो। प्री बोर्ड भी बच्चा बहुत सारा बोल देता है, यार क्या सर दे तो दे नहीं दे। ये एक मैं बोलूं ना कि युद्ध जीतने के लिए और युद्ध में रण मतलब लड़ने के जाने के लिए उसके पहले एक प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस है। और युद्ध कौन सा, अंतिम वार्षिक। तो ये हमारा होगा प्री बोर्ड, जो कि अंतिम परीक्षा है ना, उसकी एक प्रैक्टिकल होगा, उसका इम्तिहान होगा। तो इन तीनों को भी टारगेट करके रणनीति चलना है, और एक भी एग्जाम में नंबर कम नहीं आना चाहिए। कम आया तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि क्यों कम आ गए, और तुरंत बाद उसके मेहनत लग जाना है। बात समझ में आई? यही रणनीति के साथ में आया था कि ये हमारी रणनीति के साथ पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, एनसीईआरटी को फोकस करोगे, बुक बनाओगे, नोट्स बनाना के चलोगे ना, तो बेहतरीन आप आराम से इतना काम कर सकते हो। क्या बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? सभी विद्यार्थी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि किस अंदाज में हमें पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया ना कि हमने शुरू किया और किस वे में हमें चलना है। सबसे पहले आप सिलेबस को एक 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 लिख के रख लो कि ये सिलेबस है हमारा। इसमें ज्योग्राफी में इतने चैप्टर है, पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले सिलेबस का एक चार्ट जहां पढ़ते हो वहां पर लगा दो कि ये ज्योग्राफी का सिलेबस, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आपके सब्जेक्ट उनका, और एक एक करके खत्म करते चलो कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और इसी रणनीति के साथ, ठीक है, क्या रणनीति अच्छी लगी? रणनीति अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, और अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसे और भी वीडियो के लिए, और भी बेहतर वीडियो के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए जय हिंद।